तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर है क्लास 12th का वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में फर्स्ट टॉपिक हमारे पास सबसे पहले आता है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम है। जो साइंटिस्ट थे ऑस्टेड, उन्होंने क्या किया, एक सर्किट डायग्राम लिया। सर्किट डायग्राम यहाँ पे जिसमें आप देख सकते हो आराम से, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ये एक बैटरी लगी हुई है और की लगी हुई है इस तरह से। और एक तरफ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ये एक मैग्नेटिक निडल ली हुई है। तो फर्स्ट में आप देखोगे जैसे ये मैग्नेटिक निडल लगी हुई है, तो मैग्नेटिक निडल का जो नेचर होता है, नॉर्थ और साउथ का पोजीशन ये लेकर रहता है। तो मैग्नेटिक निडल अभी एक्चुअल पोजीशन नॉर्थ और साउथ पे है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सर्किट है, ये सर्किट इनकम्प्लीट है, सर्किट कनेक्टेड नहीं है। तो सर्किट क्या है, अभी इनकम्प्लीट है, इसके कारण इसमें करंट का फ्लो कहीं से नहीं हो रहा। हालांकि आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो प्लस है ये माइनस है। अगर ये कनेक्ट होगा तो यहाँ पे इधर से करंट का फ्लो शुरू हो जाता। अगर ये कनेक्ट होता तो इधर से इस तरह से करंट का फ्लो शुरू होता, और तब मुझे इस मैग्नेटिक निडल में कुछ अगर चेंजेस होना होता तो वो हो जाता। फिलहाल अभी जो है ये देखने को मिल रहा है कि आपकी जो मैग्नेटिक निडल है वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में, बिल्कुल नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में बिल्कुल फोकस की हुई है। और इसके अलावा क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास सर्किट में कोई ऐसी चेंजेस हम नहीं देख रहे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के इस पहले वाले स्टेज में, लेकिन और भी दूसरे स्टेज हैं, उसको भी देखेंगे। देखो आप बड़े आराम से यहाँ पे देख सकते हो, सेकेंड केस में आपने क्या किया है। जैसे ही आपने यहाँ पे सर्किट को कनेक्ट कर दिया, सर्किट मतलब ये जो स्विच है, स्विच जैसे ही कनेक्ट होती है तो सर्किट कंप्लीट हो गई। सर्किट कंप्लीट हो गई जैसे मैंने अभी दिखाया। इसका मतलब करंट का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में, जो एरो मार्क से आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट शुरू हो जाता है। अब जैसे ही करंट शुरू होता है तो आप क्या देखते हो कि मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्शन शुरू करती है। अभी स्टार्टिंग में मैग्नेटिक निडल का पोजीशन क्या था, स्टार्टिंग में मैग्नेटिक निडल नॉर्थ से साउथ की पोजीशन में थी। अब मैग्नेटिक निडल की पोजीशन जो है वो चेंज होके इस तरफ आ गई है। मतलब इसका नॉर्थ साउथ जो एरो का पोर्शन है ना, एरो का पोर्शन आपका नॉर्थ को बतलाता है। तो ये मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ जो है वो इस तरफ बेंड हो चुका है, जिस तरफ करंट का फ्लो हो रहा है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि साफ कि जो करंट कैरिंग वायर है, ये जो वायर है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, एक वायर है, मान लो ये इस तरह से इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। तो मान लिया कि आपने यहाँ पे वायर को नाम भी दे दिया, तो ये मैं वायर का नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पे ए और बी। तो ए बी वायर से अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसके ऑब्वियस सी बात है, इसके सराउंडिंग्स में अगर आप थंब रूल अप्लाई करते हो तो थंब रूल में ये थंब आपका ये पोजीशन में रहेगा, बाकी फोर फिंगर जो है आपकी इस डायरेक्शन में इस तरह बैक टू बैक इस डायरेक्शन में होगी। तो थंब रूल के हिसाब से ये जो आपका क्या होगा, करंट की डायरेक्शन थंब को बता रहा है, और बाकी फोर फिंगर्स जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आप ब्लू लाइन से देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस तरह से दिखाई हुई है इसके सराउंडिंग्स में, वायर के सराउंडिंग्स में। तो हमें तो ये पता है अच्छे से कि जो मैग्नेटिक निडल है इसके पास में कोई मैग्नेट रखेंगे तभी ये डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे हमने कोई मैग्नेट तो लिया हुआ है नहीं। हमने क्या लिया हुआ है, एक सिंपल सा वायर लिया हुआ है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है। तो इससे साफ पता लग रहा है कि करंट कैरिंग वायर क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो ऑस्टेड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को प्रूव कराया और बताया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग्स में। और किस मेथड से, तो ये राइट हैंड थंब रूल के मेथड से हम समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी रेस्ट फोर फिंगर के डायरेक्शन में होगी, जबकि करंट की डायरेक्शन अगर आपकी थंब के डायरेक्शन में रही होगी। तो देखिए जो भी बात मैंने अभी कही है वही बात है कि यहाँ पे अगर सेल आपका कनेक्टेड नहीं है, सर्किट इनकम्प्लीट है, सेल से सर्किट आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो एक्चुअल पोजीशन जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था उसी के बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि देखिए नॉर्थ पोजीशन जो है आपका रेड कलर से दिखाया गया है। तो नॉर्थ पोजीशन और साउथ पोजीशन के एक्चुअल पोजीशन में ये है, लेकिन जैसे ही करंट का फ्लो होता है तो नॉर्थ वाला जो है किधर बेंड कर जाता है, वायर के डायरेक्शन में जिधर करंट चल रही है।
तो इस तरह से यहाँ पे करंट का फ्लो दिखाया गया, और करंट का फ्लो दिखाने के बाद दिखाया गया मैग्नेटिक निडल जो है इस डायरेक्शन में बेंड हो रही है, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसको और भी रूल से हम लोग, जैसे स्विमिंग स्नो जो आपका रूल है, स्विमिंग रूल एम्पियर्स ने दिया था, उससे भी हम समझ सकते हैं, उसको भी मैं दिखाऊंगा अभी। फिलहाल मैं एक और नीचे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो नॉर्मल्स है, ये केस आपने देखा भी होगा, अगर आपको याद होगा तो ये केस आपने स्टडी किया हुआ है, तो इसके बारे में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है मैंने, करंट इसमें जैसे फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन डिफ्लेक्शन मेजर चीज है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात होती है कि डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। जब भी आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करोगे, इवन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वहां पे भी डायरेक्शन पूछा जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास नीडल लिया, आपने कंपास नीडल लिया है, और आप देखो, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज आपको बताना चाहूंगा। देखो करंट का फ्लो किधर से किधर है, देखो करंट का फ्लो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो होता है तो मैग्नेटिक निडल जो है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, करंट का फ्लो मतलब आई, करंट को मैं आई से लिख रहा हूँ, करंट का फ्लो किधर से है, किधर है, तो साउथ टू नॉर्थ, ध्यान रखेंगे। तो वैसे केस में करंट का फ्लो अगर साउथ से नॉर्थ हो रहा है, तो वैसे केस में जो मैग्नेटिक निडल है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक निडल की जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो किधर हो रही है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, ध्यान रखेंगे। यही एक ट्रिक बनने वाला है अभी मेरे पास। तो दूसरे में देखो, अगर आप करंट ठीक उल्टा कर दो, अगर आप करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ कर दो तो क्या होगा, तो करंट की डायरेक्शन अगर आप नॉर्थ से साउथ कर दोगे तो वैसे केस में जस्ट अपोजिट डिफ्लेक्शन, मतलब अभी ये नॉर्थ से वेस्ट जा रहा था इसे प्रीवियस वाले केस में, अब नॉर्थ से ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो इसी को याद रखने के लिए आप ये चीज बताया था, एम्पियर्स स्विमिंग रूल में बताया गया था। स्नो एक ट्रिक दी गई थी, उसका नाम दिया गया स्नो मतलब क्या, स्नो मतलब अगर करंट का फ्लो साउथ से नॉर्थ होता है, कब, जब मैग्नेटिक निडल के ऊपर ओवर द वायर इज केप्ट ओवर द मैग्नेटिक निडल, ये ओ मतलब हो गया ओवर द मैग्नेटिक निडल के ऊपर अगर वायर रखी जाती है और करंट का फ्लो साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है, तो वैसे केस में जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोर्शन है वो किधर की तरफ मूव करता है, वो जाता है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ टू वेस्ट मैग्नेटिक निडल किधर से किधर जाएगी, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएगी। इसी को स्विमिंग रूल बोला जाता है, एम्पियर स्विमिंग रूल। ये देखो आप यहाँ पे उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जो मैग्नेटिक निडल है, स्टार्टिंग पोजीशन मैग्नेटिक निडल की साउथ से नॉर्थ की तरफ है, और ये जो मैन है ये भी मूव कर रहा है किधर, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ये स्विम कर रहा है। तो जब ये साउथ से नॉर्थ की तरफ स्विम करता है तो इसका लेफ्ट हैंड इधर है, देखो ये लेफ्ट हैंड दिखा रहा है, और ये आपका दूसरी तरफ यहाँ पे राइट हैंड एरो से दिखा रहा है, राइट हैंड। तो जैसे मैंने बताया कि स्नो मतलब अगर ये बंदा, ये आदमी अगर मूव कर रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो जो आपका मैग्नेटिक निडल है वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ टर्न करेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो मैग्नेटिक निडल है ये क्या करेगा, नॉर्थ से, ये देखो एरो दिखाया गया, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरफ बेंड करता है। इसी को बोला जाता है एम्पियर्स स्विमिंग रूल, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या है, तो आप यहाँ से बता सकते हो एम्पियर्स स्विमिंग रूल। सर ये एक बार वापस बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ अभी फिर से। देखिए इसमें क्या कर रहा है आदमी, जो मूव कर रहा है ना, वो किधर से किधर मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना। तो ये जब साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेगा तो इसमें क्या होता है कि इसकी मैग्नेटिक निडल की डिफ्लेक्शन, नॉर्थ से साउथ की बात करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक निडल किधर से किधर डिफ्लेक्ट करेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इसी को मैंने अभी लिखा था ना, SNOW, स्नो के बारे में लिखा था यस मैंने। सर। तो मतलब द डायरेक्शन can also be remembered with the help of word snow, because
it indicates that if current flows from south to north and the wire is held over the needle, you can see that कि man is treated as a wire, so wire is over the needle, then the north pole is deflected towards the west. This north pole is deflected towards the west direction. This is rule Ampere's swimming rule, right? ये बायोट सावर्ट एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है. इन्होंने अपना एक लॉ दिया था. उस लॉ में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कंसीडर किया कि अगर एक वायर है, जैसे यहाँ पे एक वायर है, एक्स वाई वायर आप देख रहे हो, एक्स वाई वायर में अगर करंट फ्लो कराई जाए, जैसे यहाँ पे आई अमाउंट की करंट आप देख रहे हो, आई अमाउंट की करंट फ्लो कराई गई है. ये देखो आप, ये एक्स वाई, एक वायर का एक टर्मिनल एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया है, दूसरा टर्मिनल वाई से रिप्रेजेंट किया है, और करंट अगर एक्स से वाई की तरफ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दी गई है. यहाँ पे करंट फ्लो कराने के लिए ऑब्वियस सी बात है, इसको एक सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा और यहाँ पे इसमें सोर्स देनी पड़ेगी, तो इसको प्लस और यहाँ माइनस आपने दे दिया. तो ऐसे में जब करंट फ्लो होगी एक्स वाई वायर में, तो हमें फाइंड करना है कि कोई पॉइंट पी पे, ये पॉइंट आप पी देख रहे हो, इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी होगी. जो मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट के कारण, करंट एलिमेंट कहने का मतलब वायर का ये जो पोर्शन एक मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है ए बी, जिसकी लेंथ जो है वो डीएल हमने ले ली है. डीएल मतलब एक एलिमेंट्री लेंथ हमने ली हुई है. इसके कारण पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी. तो ऑब्वियस सी बात है, ये छोटा सा एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी बनेगी. उसको आप डीबी से लिख सकते हो कि डीबी अमाउंट की जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगी. ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर आप थंब रूल अप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्रॉस से, मतलब आप क्रॉस से क्या करोगे, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को आप दिखाते हो, और डॉट से जो है आप आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे. और यहाँ पे ये भी आपको देखने को मिलेगा पोजीशन वेक्टर जो होगी पी पॉइंट पे. ठीक है, ये जो पी पॉइंट है आपकी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड करना चाह रहे हो, तो मान लो कि ये जो एंगल बन रही है ना यहाँ पे थीटा, थीटा एंगल किसके साथ बन रही है, तो फिर थीटा एंगल बन रही है आपकी डीएल, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो डीएल, ये वाला डीएल, और आर के साथ एंगल बन रही है थीटा. थीटा इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द डीएल एंड आर. डीएल और आर दोनों ही वेक्टर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों ही वेक्टर हैं, डीएल और आर दोनों ही वेक्टर हैं. तो ये सब चीज को देखते हुए बायोट सावर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, बायोट सावर्ट को लगा कि जी यहाँ पे कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन, कुछ अपने कंक्लूजन, कुछ अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि मैग्नेटिक फील्ड, तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 1 में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे कम या ज्यादा होगी, तो डीबी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के. आप जितने अमाउंट में करंट को बढ़ा दो, मतलब अगर आपने यहाँ पे जो बैटरी ली हुई है, इसके बैटरी से एक बैटरी है, 2 बैटरी, 3 बैटरी, आप जैसे इसे जितने भी अमाउंट का करंट यहाँ पे ईएमएफ बैटरी को कनेक्ट करोगे, उतना ही करंट बढ़ेगा, और जितना करंट यहाँ पे बढ़ेगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी. तो पहली बात की कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के. दूसरी चीज उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल. डीएल जिसको आप बोलते हो एलिमेंट्री लेंथ, जो ए बी आपने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ये एलिमेंट्री लेंथ के इक्वल होता है. तीसरा पॉइंट, कंक्लूजन के बेसिस पे उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन कंपोनेंट ऑफ द थीटा. जो थीटा एंगल आप यहाँ पे ले रहे हो, इसका साइन कंपोनेंट. फोर्थ पॉइंट इन्होंने ऑब्जर्व किया, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. मतलब अगर आप डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस है, जो आप r कंसीडर कर रहे हो P पॉइंट तक के लिए, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. उसके बाद उन्होंने बोला कि आप क्या कर लो, आप सबको कंबाइन कर लो, जितने भी फैक्टर्स आपने लिए हैं जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड पे इम्पैक्ट डालता है, इस सबको आप कंबाइन कर लो. तो कंबाइन करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया कि dB is directly proportional to I dl sin theta अपॉन में
आर स्क्वायर। और फिर से हमेशा की तरह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटा देते हो आप तो dB इक्वल टू कितना आएगा, k आई डी एल, वेयर k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, k प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो है ही, डिपेंड्स किस पे करता है, डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट p एंड द करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट कहने का मतलब, करंट एलिमेंट अगर कह रहे हो आप तो उसको आप आईडीएल बोलोगे, ध्यान रखेंगे। अगर मैंने करंट एलिमेंट बोला है, सिर्फ एलिमेंट बोलेगे तो डीएल, और करंट एलिमेंट बोला जाए तो आईडीएल। तो करंट एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, करंट एलिमेंट। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि के जो है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो इस पॉइंट पी के ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब पी पे और डिपेंड करता है आईडीएल पे, करंट एलिमेंट पे। और के की जो वैल्यू होती है ना, के इक्वल टू होता है आपके पास म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है जिसको आप लिखते हो 10⁻⁷, और इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या फिर आप दूसरी यूनिट भी इसकी होती है, उसको वेबर के फॉर्म में आप लिख सकते हो, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। और म्यू नॉट जो है आपका यहाँ पे देख सकते हो, म्यू नॉट इसको बोला जाता है परमिएबिलिटी कांस्टेंट, और ये फॉर फ्री स्पेस। तो म्यू नॉट के बारे में भी यहाँ पे मैं लिख दूँ, म्यू नॉट इक्वल टू, दिस इज अ कांस्टेंट कॉल्ड परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक में अपसाइलन नॉट यूज करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, उसी तरह से यहाँ पे इसको बोला जाता है परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस। इसी इक्वेशन को, ये जो ऊपर में इक्वेशन दी हुई है, इसी में मैंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में r से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर क्यू। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपने इस तरह से लिखा इसको, तो अगले फॉर्म में यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आता है राइट द बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप इसको क्या लिखोगे, देखो आप dB इक्वल टू, ये वेक्टर लगा दिया, क्योंकि इससे पहले ऊपर वाले में मैंने बोला था कि ये मैग्नीट्यूड है हमारा, लेकिन अब मैं यहाँ पे वेक्टर अप्लाई कर रहा हूँ। वेक्टर इसलिए क्योंकि देखो ये dl जो है, डायग्राम में देखोगे dl और r ये एक दूसरे पे एंगल बना रहा है, ठीक है। तो और dB जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हो dB, दिस वन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, dB इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये किसके परपेंडिकुलर है, तो प्लेन ऑफ DL एंड R। DL एंड R, जिस प्लेन में आपका DL और R है उसके परपेंडिकुलर आपका dB है, क्योंकि dB आप देखोगे अगर थंब रूल आप अप्लाई कर रहे हो तो dB जो है वो इनवर्ड है, इस प्लेन के अंदर की तरफ है, जबकि आपका ये DL जो है और R जो है एक प्लेन में है, XY प्लेन में है, और ये जो है ये तीसरी डायरेक्शन में, मतलब अंदर की तरफ। ये जो प्लेन में जिसकी बात कर रहा हूँ इसमें अंदर की तरफ ये वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब है ये क्रॉस प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेगा। तो अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करता है तो यहाँ पे आप dB इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये तो सही है। तो I और एंगल जो बन रहा था हमारा DL और R के बीच बन रहा था, तो DL क्रॉस R, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने लिख दिया अपॉन में R क्यूब, इस तरह से मैंने दिखा दिया। इसको भी बॉक्स में ले लेते हैं, तो ये हमारे लिए फॉर्मूला हो जाता है, और इसको बोला जाता है बायोट-सावर्ट लॉ इट इन वेक्टर फॉर्म। बायोट-सावर्ट लॉ पे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, मान लो कि एक वायर दी हुई है, वायर में आपके पास जैसे वायर प्लेस अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वायर को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वायर को प्लेस किया गया है, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से ये वायर ले लिया, इसमें और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में,
तो कितने करंट का फ्लो हो रहा है, तो 8 एम्पियर का है। तो मान लो कि ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 8 एम्पियर का इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, राइट। अब जो 8 एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा है वो मैंने क्वेश्चन में बताया, जैसे कि मान लो कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ 8 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो इसलिए मैंने साउथ से नॉर्थ की तरफ 8 एम्पियर का करंट का फ्लो ले लिया। अब इसके बाद अगर मान लो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a 1 centimeter piece wire at a point 200 centimeter northeast from the piece। तो अब आपको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा जो पॉइंट पे, जिस जगह पे आप मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहते हो, जहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो यहाँ से एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ये कोई पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास। मैं बता रहा हूँ कि ये पॉइंट हमारे पास पी पॉइंट है, इस जगह पे कोई पी पॉइंट है। अब वायर में करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रॉस से दिखाओगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें इनवर्ड होगी, और ये पॉइंट हमने पी ले लिया, ठीक है। ये पी पॉइंट जो है ये हमने देख लिया। अब इस पी पॉइंट के लिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, आपने वहां पे ये देखा कि नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ से ईस्ट के बीच निकला होगा। नॉर्थ से ईस्ट के बीच कहने का मतलब क्या हो गया, ये 45 डिग्री बना रहा होगा इसके साथ। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ये जो एंगल बन रही है इसके साथ 45 डिग्री, मतलब आपको थीटा भी मिल गया, करंट आपको मिल गया, करंट 8 एम्पियर है, थीटा आपको मिल गया, 45 डिग्री की थीटा की वैल्यू है, ठीक है। अब एलिमेंट्री लेंथ जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है डीएल, जो हमने स्टडी भी किया है, तो डीएल बोला जा रहा है कि भाई 1 सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर आप डीएल की जगह पे 1 सेंटीमीटर यूज कर लो, लिख लो जी 1 सेंटीमीटर डीएल। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1 इंटू 10⁻⁻2 इतने मीटर का हो गया। और जो आर है, ये जो आर बोला जा रहा है, ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 का, 200 सेंटीमीटर। तो आर भी आपके पास मिल गया, 200 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लो इसको भी, तो कितना होगा, 2 मीटर हो गया। तो सारी चीज मिल गई ना फिर आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपके पास यहाँ पे अब अवेलेबल है कि कोई दिक्कत नहीं है। आई है, डीएल है, आर है, साइन थीटा है, सब कुछ है। तो अब आप बायोट-सावर्ट लॉ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला आपको पता है यहाँ पे, μ0/4π/I sin थीटा, ठीक है। तो आइए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, सारी चीजें अगर आपके पास दी हुई है तो dB जो आप यहाँ पे लिखने जा रहे हो, dB इक्वल टू μ0/4π। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, μ0/4π की वैल्यू ही मैं डायरेक्ट 10⁻⁻7 लिख लेता हूं, इनटू आई करंट 8 एम्पियर है, तो 8 इंटू डीएल आपने देखा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 लिख लेता हूँ मैं, इंटू एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो थीटा, साइन थीटा आप लिखते हो यहाँ पे, तो साइन 45 डिग्री जिसकी वैल्यू 1/√2 होगी, तो साइन 45 डिग्री अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर जो कि 2 मीटर का है, तो 2 का स्क्वायर। तो एक यहाँ से आप देखो 2 2 जा 4 होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 2 रह गया आपके पास, और साइन 45 की जो वैल्यू है 1/√2 की आ जाएगी, तो ये 1/√2 आ गई, ठीक है। अब आप सॉल्व करके देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू आती है। बिल्कुल सही, आपकी वैल्यू आ रही है डीबी की 1.414 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। ये इस तरह से आया। मैंने बताया कि हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहेगा, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी जो आपने निकाला है, तो डीबी किधर है, तो यहाँ पे देखो मैंने दिखाया है, ये क्रॉस से दिखाया है, इसका मतलब इनटू द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है ना, पेपर के अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। कि जैसे आप थंब रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आपने थंब बना दिया, ठीक है। अब थंब बना दिया, यहाँ पे रेस्ट फिंगर आपने दिखा दिया, ये फिंगर पहला फिंगर, फिर आपने दूसरी फिंगर, फिर तीसरी, ये चौथी, इस तरह से फिंगर आपने बना दिया और बोला कि ये थंब रूल। तो इस तरफ अगर राइट साइड में देख रहे हो, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि नहीं जी मुझे राइट साइड में नहीं बताओ, लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, तो ये थंब की ये जो आपकी रेस्ट 4 फिंगर है, ये घूम के इधर से बाहर आती हुई इधर से दिखती, तो ये आउटवर्ड होती, आउट ऑफ प्लेन होती। लेकिन यहाँ पे जो है
ये इनवर्ड होती है इनटू द प्लेन, जो कि मैंने लिखा। तो याद ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है। आप करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो आप राइट साइड ले रहे हो या फिर लेफ्ट साइड ले रहे हो। स्पेशल केस 1 की बात कर लेते हैं। अगर थीटा 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, जो फॉर्मूला अभी हमने dB का लिया था, dB इक्वल टू कितना था हमारे पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा मैं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यही हमारा बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला था। तो अगर साइन थीटा 0 डिग्री लेते हो तो साइन 0 डिग्री जो होगी वो 0 आएगी, और 0 आएगी तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये सारा का सारा टर्म ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। इसका कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट एलिमेंट। ऐसे केस में अगर मैं केस 2 की बात करूं, जब मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेना चाहता हूं, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की केस में साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 इक्वल टू आप 1 लोगे, तो वैसे केस में dB की जो वैल्यू होगी, जो भी आएगी, चूंकि ये 1 हो गया तो सारा टर्म्स आपके पास रेस्ट टर्म रह जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। तो ये ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। एक तो चीज आपको पता है कि जो लाइट है, लाइट की स्पीड आपको पता है, लाइट की स्पीड को आप किससे दिखाते हो, सी से लिखते हो, स्पीड ऑफ लाइट इज सी, और स्पीड ऑफ लाइट जो सी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है। और जो लाइट होती है वो एक, आपको ये भी पता है, ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहने का मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें जाती है। तो क्या सच में ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता है तो आप जरा प्रूफ करके दिखाओ और मुझे बताओ कि भाई दोनों का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलके स्पीड ऑफ लाइट को सही में बता सकते हैं क्या? तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमें है यहाँ पे जानना है, रिलेशन। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन या तो टर्म्स ऑफ परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड स्पीड ऑफ लाइट, इसके बीच का एक रिलेशन मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो आपको ये तो पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। आपको ये भी पता है, जो अभी मैंने बात की, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है। तो आपने बिल्कुल, आप कहोगे जी ये तो बड़ा आसान है, 9 × 10⁹ होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो म्यू नॉट बाय 4 पाई की होती है। अगर मैं बोलूँ यूनिट भी लिख दो तो आपको लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसमें भी टेस्ला मीटर पर एम्पियर लिख दिया। तो मैं चाहता हूं कि चलो ये जो वैल्यू है ये दोनों को मैं प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है? कैसे देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख लिया। इसको डिवाइड कर देता हूं मैं इससे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का कांस्टेंट टर्म है, ये मैग्नेटिक का है, ये इलेक्ट्रिक का, दोनों का कांस्टेंट टर्म है। तो अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू भी यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू रखना चाहूंगा, इसकी भी वैल्यू मैं रखना चाहूंगा, ठीक है? तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख के देखते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁷ की होती है, जो यहाँ पे जो वैल्यू है 10⁻⁷ की होती है, और इसकी वैल्यू जो है ये हो जाएगी 1/9 × 10⁻⁹, क्योंकि रेसिप्रोकल ले रखा है आपने, ठीक है? तो
इस दोनों को जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा देखो 1 बाय, इसको नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज पावर कितना 7 प्लस 9 16, ऐसा लिख सकते हो आप इसको। और तब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 बाय, इसको लिख सकते हो 9 इंटू 9 को मैं 3 लिख रहा हूँ और 10 पावर 8 इसको लिख देता हूँ, इसकी स्क्वायरिंग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, मतलब 1 बाय सी का स्क्वायरिंग अगर मैं कर दूं तो सही है। तो इस दोनों का स्क्वायरिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। और जब आपने देखा कि यहाँ पे आपने इसको कैंसिल किया, 4 पाई और 4 पाई को कैंसिल कर रहे हो, तो आपके पास ऊपर कितना बच रहा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बस इतना सा टर्म आपके पास बच रहा है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दिस वन इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बाय सी स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ से मुझे अगर सी निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट के लिए फॉर्मूला निकालना है कि फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, सी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ये देखिए स्पीड ऑफ लाइट के लिए फॉर्मूला, और यही जो है ये इक्वल होता है 3 इंटू 10 पावर 8 के इक्वल, जो कि मैंने इसको सी लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो इतना मीटर पर सेकेंड। तो क्लियर सी बात है कि ये स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलकुलेशन से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन से ये आया हुआ पार्ट है।